महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गरमाई हुई है। इस बार वजह है शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, जिन्होंने पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने फडणवीस को हतबल यानी असहाय मुख्यमंत्री करार देते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली है, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। दर्शकों, जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, प्रधानमंत्री को भी नहीं। लेकिन आज महाराष्ट्र की स्थिति देखकर कहना पड़ता है कि महायुति सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद मुख्यमंत्री असहाय नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के कई मामलों पर कार्रवाई न होना बताता है कि फडणवीस कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों के हित में फैसले लेने में नाकाम रही है। जानकारी दे कि पुणे यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के एक संवाद कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा हिंदुत्व प्रगतिशील रहा है। मेरे दादा प्रबोधनकार ठाकरे समाज सुधारक थे। बीजेपी को हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। वही बीजेपी आज देश के भीतर दीवारें खड़ी कर रही है और माहौल को नर्क बना रही है। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि बीजेपी धर्म के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रही है, जबकि असली हिंदुत्व समानता और सद्भाव का संदेश देता है। तो वही दर्शकों, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी न राज्य चला पा रही है न देश। उन्होंने कहा है कि कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार सिर्फ बयानबाजी में व्यस्त है। नरेंद्र मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। जो लोग अपने देशवासियों की आवाज नहीं सुनते, वो लोकतंत्र नहीं तानाशाही चला रहे हैं। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में दिए गए भारत किसी भी सीमा को पार कर सकता है, इस वाले बयान पर भी उद्धव ठाकरे ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें तो करती है, लेकिन देश के अंदरूनी मुद्दों पर असफल रही है। दर्शकों, पुणे में महिलाओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 2-3 महीने के लिए आर्थिक मदद दी, लेकिन वह महज वोट पाने का खेल था। लाड़की बहनों को स्थायी सहायता की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि जैसे बिहार में कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई, वैसे ही महाराष्ट्र की महिलाओं के लिए भी आर्थिक पैकेज दिया जाए। अगर आप मदद दे रहे हैं तो उसे सिर्फ बिहार तक सीमित न रखें। देश की हर महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए। महिलाएं कोई पेड वोटर नहीं है, ऐसा भी उद्धव ठाकरे ने तंज कसते हुए बयान दिया है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि शिवसेना को तोड़ने की कोशिश करने वाले असफल रहेंगे, क्योंकि शिवसेना विचारधारा से बनती है, चेहरों से नहीं। हमारी पार्टी की जड़ें जनता के दिलों में हैं। अगर हम मेहनत करें तो आने वाले निकाय चुनाव में शिवसेना यूबीटी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे पार्टी नेटवर्क को मजबूत करें और शाखाएं फिर से सक्रिय करें। उन्होंने ये भी कहा है कि वोट चोरी अवैध मतदान का नतीजा है। हम भी वही करें जो राहुल गांधी ने किया। फर्जी मतदाताओं का पता लगाए और सच्ची लोकतंत्र की रक्षा करें। लोकसभा चुनाव में हमारी जीत जनता के भरोसे की जीत थी और अब निकाय चुनाव में भी वही भरोसा फिर से जीतना होगा। ऐसे में दर्शकों, उद्धव ठाकरे के हालिया बयानों से साफ है कि वे अब सीधे मोड में आ चुके हैं। वे न तो बीजेपी को बख्शने के मूड में हैं और न ही किसी दबाव में झुकने के। उनका यह संदेश स्पष्ट है कि शिवसेना यूबीटी महाराष्ट्र में एक बार फिर अपनी जड़ों को मजबूत करने की तैयारी में है। इसके लिए वे फडणवीस से लेकर केंद्र की नीतियों तक को चुनौती देने से नहीं हिचकेंगे। तो दर्शकों, कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने पुणे में एक नया राजनीतिक संदेश दे दिया है। न हिंदुत्व पर ठेकेदारी चलेगी, न भ्रष्टाचार पर चुप्पी। अब लड़ाई होगी जनता के हक और महाराष्ट्र की गरिमा के लिए। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। दर्शकों, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के मुखपत्र सामना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और उसके शीर्ष नेतृत्व पर एक बार फिर तीखा प्रहार किया है। अखबार ने अपने ताजा संपादकीय में आरोप लगाया कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान संघ का योगदान नगण्य रहा। बावजूद इसके वह आज़ादी और राष्ट्रवाद पर भाषण देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित समझता है।
लेख में सवाल उठाया गया है कि जब देश के स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ रहे थे या ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तब संघ और उसके स्वयंसेवक आखिर कहाँ थे। दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि सामना ने अपने लेख में संघ पर मोदी सरकार की प्रशंसा के लिए कायर और भाड़े वाले लोगों की फौज तैयार करने का भी आरोप लगाया। अखबार ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के शासन की तारीफ में गुणगान करने के लिए संघ ने ऐसे लोगों की पूरी जमात खड़ी कर दी है जो बिना सवाल किए बस तालियां बजाते हैं। दुर्भाग्य से इस टोली में स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। दर्शकों, अखबार का दावा है कि जिस संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मौन साध रखा, वही आज देशभक्ति और राष्ट्रवाद की परिभाषा तय करने में लगा हुआ है। सामना का कहना है कि आरएसएस ने अपनी विचारधारा को राष्ट्रभक्ति का पर्याय बना दिया है, जबकि इसका इतिहास संघर्ष से नहीं बल्कि सत्ता से नज़दीकी से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही सामना संपादकीय में संघ के दीर्घकालीन एजेंडे पर भी सवाल उठाए गए हैं। अखबार ने लिखा है कि संघ का असली लक्ष्य भारत को हिंदू पाकिस्तान में बदलने का है, एक ऐसा राष्ट्र जहां धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कोई जगह न हो। संघ के एजेंडे में लोकतंत्र, संसद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बाधा के रूप में देखे जाते हैं। यदि अपने तथाकथित हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए इन संस्थाओं की बलि देनी पड़े तो संघ इसके लिए भी तैयार है, ऐसा लेख में कहा गया है। दर्शकों, संपादकीय में ये भी उल्लेख किया गया है कि विजयादशमी पर हुए संघ के वार्षिक सम्मेलन से उम्मीद थी कि मोहन भागवत संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर कुछ नई दिशा देंगे, परंतु उन्होंने बीजेपी के सुर में ही सुर मिलाए। मोहन भागवत का भाषण एक प्रेरणादायक वक्तव्य की बजाय सत्ता की विचारधारा की गूंज बनकर रह गया, ऐसा सामना ने लिखा है। दर्शकों, बता दें कि अखबार के मुताबिक मौजूदा केंद्र सरकार संघ के वैचारिक सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रही है। लेख में ये भी कहा गया है कि संघ के लिए भारत की एकता का अर्थ है कट्टर हिंदू मानसिकता वाले लोगों का शासन। इस सोच के तहत देश के सहिष्णु, प्रगतिशील और विविधता में विश्वास करने वाले हिंदू संघ की दृष्टि में कमतर है। सामना ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी शाह की जोड़ी संघ की उसी विचारधारा को व्यवहार में उतार रही है जो भारत को एक रूप बनाने और असहमति की आवाज को दबाने का काम कर रही है। आज सत्ता का हर फैसला संघ के वैचारिक ताने बाने में फिट बैठता है, चाहे वह शिक्षा नीति हो, न्यायिक ढांचे पर दबाव हो या मीडिया पर नियंत्रण, ऐसा सामना लेख में लिखा गया है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि सामना संपादकीय में ये भी दावा किया गया है कि संघ के हिंदू राष्ट्र के सपने के चलते देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। लेख में कहा गया है कि संविधान का सार है समानता, लेकिन संघ के राष्ट्र की परिकल्पना असमानता पर आधारित है। वहाँ नागरिकों की पहचान धर्म के आधार पर तय होती है, न कि उनके अधिकारों या कर्तव्य से। दर्शकों, सामना का तर्क साफ है कि अगर संघ की सोच को शासन में पूरी तरह हावी होने दिया तो भारत की आत्मा जो विविधता, सहिष्णुता और समावेशिता में बसती है वो समाप्त हो जाएगी। अखबार ने लिखा है कि जिस भारत को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, उस भारत की आत्मा लोकतंत्र थी। संघ उस आत्मा को हिंदू राष्ट्र के नाम पर कुचलना चाहता है। इसके साथ ही संपादकीय में अंत में कहा गया है कि जब कोई वैचारिक संगठन सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है तो लोकतंत्र की सीमाएं कमजोर हो जाती है। आज सत्ता और संघ एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। एक नीतियाँ तय करता है और दूसरा उन पर अमल करवाता है। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए गंभीर खतरा है, ऐसी सामना लेख में चेतावनी दी गई। सामना ने यह भी कहा है कि 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, संघ को आत्ममंथन करना चाहिए। क्या वह देश की विविधता को स्वीकार करने वाला संगठन बनेगा या फिर सत्ता की परछाई में अपनी मूल विचारधारा को और कठोर बनाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में जब आवाजें गूंज रही थी इनकलाब जिंदाबाद, तब संघ की शाखाओं में सन्नाटा था। आज वही संगठन देशभक्ति की परिभाषा लिख रहा है। यह इतिहास का सबसे बड़ा विरोधाभास है, ऐसा भी सामना ने लिखा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार 4 अक्टूबर को
चुनाव आयोग और राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विभिन्न दलों ने अपनी अपनी चिंताएं, सुझाव और मांगे आयोग के समक्ष रखी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी 16 सूत्री सुझाव का एक विस्तृत पत्र चुनाव आयोग को सौंपा, जिसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को लेकर कई अहम बिंदु शामिल थे। दर्शकों, आपको बता दें कि बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव को एक या अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कराया जाए। उनके मुताबिक लंबी चुनावी प्रक्रिया से न केवल प्रशासनिक बोझ बढ़ता है बल्कि राजनीतिक माहौल पर भी असर पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि आयोग यदि चुनाव को सीमित चरणों में करता है तो इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और सुरक्षा व्यवस्था भी अधिक प्रभावी ढंग से संभाली जा सकेगी। आपको बता दें कि भाजपा ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता को लेकर भी आयोग की सराहना की है। जायसवाल ने आगे कहा है कि इस बार मतदान सूची के अद्यतन कार्य में निर्वाचन आयोग ने बेहतर पारदर्शिता दिखाई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में मतदान सूची से संबंधित शिकायतों को और तेजी से निपटाया जाएगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदान से वंचित न रह जाए। दर्शकों, इसके साथ ही बैठक के दौरान भाजपा ने राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के चयन पर सवाल उठाया। पार्टी ने कहा है कि आज भी कई मतदान केंद्र धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक परिसरों में बनाए गए हैं। भाजपा का तर्क है कि जब से मतदान केंद्र दशकों पहले बनाए गए थे तब आसपास सरकारी भवन या शैक्षणिक संस्थाएं नहीं थी। अब जबकि लगभग हर क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज या पंचायत भवन उपलब्ध है, ऐसे में धार्मिक स्थलों से मतदान केंद्रों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। पार्टी ने आयोग से अनुरोध किया है कि मतदान से पहले इन केंद्रों की समीक्षा की जाए और यदि संभव हो तो मतदान केंद्रों को नजदीकी सरकारी स्कूल या सार्वजनिक भवनों में स्थानांतरित किया जाए। भाजपा का कहना है कि ऐसा करने से मतदान के दौरान किसी भी प्रकार के विवाद या असहज स्थिति से बचा जा सकेगा। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि भाजपा ने चुनाव के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पार्टी ने मांग की है कि मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाता स्लिप सभी योग्य मतदाताओं तक पहुंच जानी चाहिए ताकि उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा भाजपा ने आयोग से आग्रह किया है कि मतदान से एक दिन पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च कराया जाए। इससे मतदाताओं में भरोसा बढ़ेगा और चुनावी माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए भाजपा ने यह भी सुझाव दिया है कि मतदान के दिन संबंधित जिलों और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं पूरी तरह सील कर दी जाए। इससे बाहरी हस्तक्षेप या असामाजिक तत्वों को घुसपैठ पर रोक लगाई जा सकेगी। पार्टी ने यह भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने एक और अहम सुझाव दिया है। ढके हुए चेहरे वाले मतदाताओं की पहचान की उचित जांच की जाए। पार्टी ने कहा है कि मतदान केंद्र पर आने वाला हर मतदाता की पहचान को उनके स्वीकृत पहचान पत्र से मिलान किया जाए। यदि किसी मतदाता ने चेहरा ढका हुआ हो जैसे घूंघट, नकाब आदि से, तो मतदान से पहले उसका चेहरा पहचान पत्र से मिलाया जाए। इससे फर्जी मतदान की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा। दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि भाजपा का उद्देश्य केवल अपनी राजनीतिक सुविधा नहीं बल्कि एक स्वच्छ, सुरक्षित और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती और तबादले निष्पक्ष तरीके से किए जाए। किसी भी अधिकारी पर पक्षपात के आरोप लगने पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में दर्शकों, भाजपा की 16 सूत्री मांगों में मतदाता जागरूकता अभियान को और प्रभावी बनाने, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में विशेष शिविर लगाने और मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए तकनीक के उपयोग को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही भाजपा ने अपने बयान में ये भी कहा है कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार जैसे संवेदनशील राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। पार्टी ने आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा है कि लोकतंत्र की नींव मजबूत तभी रहेगी जब चुनाव पारदर्शी और सभी के लिए समान अवसर वाले हो। इसके साथ ही अंत में जायसवाल ने कहा है कि भाजपा लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में पूरे उत्साह और संगठनात्मक ताकत के साथ उतरेगी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग सभी दलों के सुझावों पर विचार करेगा और बिहार में एक आदर्श चुनाव प्रक्रिया स्थापित करेगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।